A real friend is one who walks in when the rest of the world's walk out. ये बिल्कुल सही बैठता है भारत और रशिया के रिलेशन के लिए। 1971 की वॉर में जब पूरी दुनिया का प्रेशर भारत के ऊपर था, अमेरिका ने अपनी एक पूरी फ्लीट भेज दी थी। उस समय रशिया था जो भारत की मदद के लिए आया। जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी, जब रशिया ही था जिसने हमारा सबसे ज्यादा साथ दिया। और ऐसे में आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स के टाइम पर क्या रिलेशन रहे इंडिया के रशिया के साथ और किस तरीके से इन रिलेशंस को हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया। अब जब इंडिया और रशिया की दोस्ती की बात होगी तो ये एक ऐसा अटूट बंधन है जिसमें ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसे कभी नहीं टूटने देंगे। आज जब पूरी दुनिया रशिया पे उंगलियां उठा रही है, ऐसे समय में भी इंडिया रशिया के साथ मजबूती से खड़ा नजर आता है। वहीं एक समय ऐसा भी था जब इंडिया की आर्थिक और यहां तक की राजनीतिक व्यवस्था भी ठीक नहीं चल रही थी। उस समय भी रशिया हर तरीके से भारत के साथ खड़ा था और सभी अंतरराष्ट्रीय प्रेशर्स को झेलते हुए रशिया ने भारत का साथ दिया। तो स्टूडेंट, इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं इस पॉइंट को समझते हुए कि लास्ट 75 ईयर्स के अंदर इंडिया और रशिया के रिलेशंस में उन सभी प्राइम मिनिस्टर्स का क्या रोल रहा जिन्होंने इंडिया को लीड किया। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम जवाहरलाल नेहरू जी के साथ। अब जब हम जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसको फ्रेम करने में जवाहरलाल नेहरू जी का जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है शायद अब तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर का वो नहीं रहा है। अब अगर रशिया के साथ इन रिलेशंस की बात की जाए तो जब भारत आजाद हुआ तो उससे पहले ही ये डिसाइड हो चुका था कि दुनिया दो भागों में बंट गई है। एक ब्लॉक था यूएसएसआर और उसको सपोर्ट करने वाली कंट्रीज, एक ब्लॉक था यूएसए और उसको सपोर्ट करने वाली कंट्रीज। पर उस समय में जवाहरलाल नेहरू थ्योरी ऑफ न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, तटस्थता के सिद्धांत की बात करते हैं और कहते हैं कि हम किसी भी सुपर पावर के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि हमें सबका ही साथ चाहिए आगे बढ़ने के लिए। सभी हमारे दोस्त हैं, हम किसी को दुश्मन नहीं बनाना चाहते। तो ऐसे में आगे चल के नॉन अलाइनमेंट का प्रिंसिपल ये देते हैं। बट एक तरफ तो हम नॉन अलाइनमेंट की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम किसी सुपर पावर के साथ नहीं हैं, पर यह बात पूरी दुनिया के आगे बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि इंडिया हमेशा से प्रो रशिया रहा है। इंडिया और रशिया का रिलेशन स्टालिन के बाद बहुत अच्छा होता चला गया, जो आज भी हमें देखने को मिलता है। ऑल्दो हर दोस्ती की तरह इस दोस्ती में भी उतार और चढ़ाव आते रहे। ऐसा समय भी आया जब लगा कि इंडिया और रशिया की दोस्ती धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है, पर फिर धीरे धीरे उन टाइप्स को हमने उसी जगह पर लाके खड़ा कर दिया जहां से उनकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेहरू पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट डिड नॉट प्रिवेंट स्ट्रॉन्ग टाइज विद सोवियत यूनियन विद सपोर्ट इंडियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। ये बात ठीक थी कि हम सोवियत यूनियन के साथ सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे, बट इंडिया की जितनी भी डेवलपमेंट थी उसमें हमेशा यूएसएसआर ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया था और मौजूदा समय में रशिया कर रहा है। The Soviet Union provide technical and economical assistance, including the steel plant in Bhilai, बोकारो एंड दुर्गापुर। सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करने में, बेल जैसी यूनिट्स को स्टैब्लिश करने में बहुत बड़े तौर पर रशिया ने हमारी हेल्प करी। और सिर्फ इतना ही नहीं, चाहे वो इसरो की डेवलपमेंट हो या फिर इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की डेवलपमेंट, हर जगह रशिया हमें बड़े तौर पर हेल्प करता रहा। The Soviet Union support India on a various international issue, including the Kashmir conflict in UN. जब कश्मीर का मुद्दा यूएन पहुंचा तो उस समय भी जहां कई बार इंडिया का विरोध हुआ, रशिया सीधे तौर पर इंडिया का सपोर्ट करता रहा और ये कहता रहा कि जो कश्मीर है वो इंडिया का ही एक हिस्सा है और किसी और देश का उसके ऊपर क्लेम बिल्कुल नाजायज है। और अभी रिसेंट के समय में भी आपको दिखेगा कि किस तरीके से रशिया बहुत खुले तौर पर इंडिया की तारीफ करता हुआ नजर आता है। इनिशियल डिफेंस टाइज की अगर हम लोग बात करें तो 1950s के टाइम पे सोवियत यूनियन के साथ जो टाइप्स थे हमारे वो बढ़ते चले गए। ऐसे में उस समय जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट था उसमें एक ऐसा हथियार या एक ऐसा वेपन हमारे सामने आया जिस वेपन ने पूरी दुनिया की जो तस्वीर थी उसको बदलने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सोवियत यूनियन के द्वारा बनाए गए मिग-21 एयरक्राफ्ट की। उस समय मिग-21 एयरक्राफ्ट दुनिया में सबसे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट माना जाता था। अगर मौजूदा समय में भी आप देखें तो दुनिया के जो सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट है
उसमें से एक MiG-21 है जिसको इंडियन एयरफोर्स अभी तक इस्तेमाल कर रही है। 1962 में एग्रीमेंट साइन हुआ और फिर 1965 में MiG-21 की पहली फ्लीट जो है वो भारत लाई गई। अब यहाँ पर कुछ की विजिट्स को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग प्राइम मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि उन विजिट्स के ऊपर भी फोकस किया जाए जो दोनों देशों के बीच में या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में हुई। तो 1955 वो पहला टाइम था जब नेहरू जी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रशिया गए। ऑल्दो इससे पहले 1927 में वो मोतीलाल नेहरू के साथ, अपनी वाइफ और बेटी के साथ जो कि इंदिरा गांधी जी हैं, ये ऑलरेडी रशिया होके आ चुके थे, जब उस समय भी इनका बहुत बड़े तौर पर स्वागत किया था, जहां रशियन फेडरेशन जो थी बेसिकली उन्होंने बहुत अच्छे से वार्म वेलकम नेहरू जी को दिया था। इसके बाद 1956 का समय आता है, खुर्शेवा एंड निकोलाई बुलेनियन विजिट करते हैं भारत के अंदर। फर्स्ट हाई लेवल विजिट होती है सोवियत लीडर्स के द्वारा। इसके बाद 1961 में जवाहरलाल नेहरू दोबारा विजिट करते हैं सोवियत यूनियन को। अब देखिए, जब भी किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई विजिट किसी कंट्री में होती है तो ये एक इनफॉर्मल विजिट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि चलो सिर्फ मिलने चले गए या घूमने चले गए। इसके बहुत सारे डिप्लोमेटिक रीजंस होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स को फोकस करना, साथ ही पूरी दुनिया को भी एक मैसेज देना कि जी ये मेरा दोस्त है, मैं इसके घर जाने के लिए हमेशा तैयार हूं। अब यहां पर जब नेहरू जी का टाइम जाता है तो इसके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। अब देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का आना, ये टाइम था 1964 का जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। पर इससे पहले एक ऐसी घटना घट चुकी थी जो इंडिया के लिए एक आई ओपनिंग, एक तरह से आप कह सकते हैं, सिचुएशन थी। समय था 1962 का, चाइना ने भारत के ऊपर अटैक किया था। अब चाइना के अटैक के समय इंडिया ने सीधे तौर पर रशिया से हेल्प मांगी, पर रशिया ने कहा कि भाई चाइना भी हमारा दोस्त है और इंडिया भी हमारा दोस्त है और हम इन दोनों में से किसी की हेल्प नहीं कर रहे, यही हमारी हेल्प है आपको, कि भाई अगर हम आपको कुछ नहीं दे रहे हैं तो हम चाइना को भी कुछ नहीं दे रहे हैं, एंड दिस इज आवर वन शॉट हेल्प टू बोथ ऑफ यू। अब इस चीज से एक क्लियर मैसेज तो हमारे लिए हो गया कि अगर चाइना से कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर हम रशिया से किसी मदद की उम्मीद ना रखें। अब इसकी एक और बड़ी वजह है कि रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री थी और चाइना में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ चुकी थी, माओ जेडोंग का शासन था। तो ऐसे में इंडिया अगर रशिया को उस समय देखता या हेल्प की उम्मीद भी रखता बड़े तौर पर, तो वो शायद कहीं हद तक सही नहीं बैठती। ऑल्दो उस समय नेहरू जी ने अमेरिका से बड़े तौर पर मदद मांगी थी और जो कि हमें मिली भी थी। इसके बाद आता है 1966 का टाइम, ताशकेंत एग्रीमेंट। पर इस एग्रीमेंट से पहले एक घटना घट चुकी थी। यह समय था 1965 का, जब 1962 की वॉर में इंडिया हारा तो पाकिस्तान को लगा कि शायद इंडिया उतना मजबूत नहीं है जितना वो सोच रहा था, क्योंकि ऑलरेडी 1948 की वॉर में हम लोग पाकिस्तान को हरा चुके थे। पाकिस्तान ने एक फुल फ्लैज वॉर इंडिया के अगेंस्ट लॉन्च की, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया। इसी समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अब इसके बाद ताशकेंत एग्रीमेंट होता है, जो इस वॉर के बाद के सिनेरियोज में एक एग्रीमेंट के बेसिस पे किया जाता है कि भाई जो शांति है वो बने। बट यहाँ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है और उनकी बॉडी को ही फिर यहाँ पर भारत लाया जाता है। अब इसके ऊपर भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हैं। साथ ही ये देख लेते हैं कि इनके समय में जो डिफेंस टाइप थे वो कैसे रहे। कंटिन्यू डिफेंस कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग द प्रोविजंस ऑफ एडिशनल MiG-21 एयरक्राफ्ट एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट। अब इनके समय में ये कहा गया कि भाई जो एग्जिस्टिंग हमारे एग्रीमेंट्स हैं हम उनको आगे बढ़ाएंगे और MiG-21 एयरक्राफ्ट्स के और ऑर्डर यहाँ पर दिए गए। अब इसके बाद आया एक विजिट का, अगर हम लोग देखिए, शास्त्री विजिट द सोवियत यूनियन। अब 1965 के अंदर शास्त्री जी ने सोवियत यूनियन को विजिट भी किया था। ऑल्दो शास्त्री जी के अगर टेन्योर को देखा जाए तो 2 साल से कुछ ज्यादा का ये टेन्योर था। इनकी अनफॉर्चुनेट डेथ जब होती है तो उसके बाद गुलजारी लाल नंदा जो है वो एक तरह से एक आप कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए उनको, लगभग 13 डेज के लिए उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। इनके बाद आती है इंदिरा गांधी। 2 टेन्योर यहाँ पर हमारे सामने आते हैं, एक टेन्योर जो लगभग 11 साल का है और एक टेन्योर 4 साल से ज्यादा का है। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल मिला के 15 ईयर से ज्यादा का टाइम इंदिरा गांधी भारत में एज अ प्राइम मिनिस्टर वर्क करी। इनसे पहले अगर हम नेहरू जी की बात करूं तो लगभग 16 सालों से ज्यादा वो भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। अब यहाँ पर 2 चीजें होती हैं। सबसे पहली बात, जब इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो उस समय उनका एक बहुत बड़ा फोकस इस बात पे होता है कि इंडिया अपनी सॉवरेनिटी को लेकर क्या कर रहा है।
बहुत सारे फैसले उन्होंने ऐसे लिए जिसमें उनको आयरन लेडी कहा गया। जिसमें एक बड़ा फैसला जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि 1970 के अंदर इंडो सोवियत पीस ट्रीटी आई थी, पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी। जिस ट्रीटी में सीधे तौर पर इंदिरा गांधी ने रशिया के साथ इस ट्रीटी में ये कहा कि भाई अगर कोई भी अटैक इंडिया पे होता है तो उस कंडीशन में रशिया हमें सपोर्ट करेगा, और रशिया ने इस चीज को फुलफिल भी किया। 1971 में जब बांग्लादेश के साथ भारत का युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ हुआ, अब तो हम बांग्लादेश कहते हैं, उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, तो इस युद्ध के समय अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी, यहां तक कि अपनी एक पूरी फ्लीट भेज दी थी इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया को डराने के लिए। तब रशिया ने इंडिया का सपोर्ट किया था बड़े तौर पर। अब इसके अलावा न्यूक्लियर पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट रहता है, क्योंकि 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम से हमने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इंदिरा गांधी जी भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे इस पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़े तौर पर, यहां तक कि स्टैब्लिशमेंट में इस पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम की रशिया ने ही हेल्प की थी, यहां तक कि यूरेनियम भी हमें रशिया ने ही प्रोवाइड कराया था उस समय। अब इंदिरा गांधी जी की अगर की विजिट्स के ऊपर मैं फोकस करूं तो यहाँ पर कई की विजिट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहली बार तो 1971 की विजिट है, जहां ये सोवियत यूनियन गई थी और इस ट्रीटी को साइन करके आई थी। फिर 1976 की विजिट है, जहां एक्साई कॉन्जिन भारत आए थे। इसके बाद इंदिरा गांधी ने 1982 के अंदर दोबारा से विजिट किया था रशिया को। डिफेंस सप्लाई की बात करूं तो सोवियत यूनियन से उस समय हमने T-72 टैंक्स को लिया था, BMP-1 इन्फेंट्री व्हीकल्स जो हैं उनको प्रोक्योर किया था, और इसके अलावा बहुत सारे और एग्रीमेंट्स हम लोगों ने उस समय साइन किए थे। मोरारजी देसाई इसके बाद आते हैं, 77 से लेकर 79 तक जो है भारत के पहले नॉन कांग्रेसियल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर एस्टैब्लिश होते हैं। पॉलिसीज की अगर बात करूं तो इनके समय में जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं उनको ही मेंटेन करने का काम किया जाता है। बहुत बड़ी कोई डेवलपमेंट आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि इस समय एक बैलेंसिंग के तौर पर काम चल रहा था, क्योंकि वो दौर था जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में था, और इंडिया ये चाहता था बड़े तौर पर कि जो सोवियत यूनियन की पॉलिसीज हैं वो इंडिया सीधे तौर पर प्रमोट करता हुआ या फिर उनको एक्सेप्ट करता हुआ नजर ना आए। डिप्लोमेटिक विजिट की अगर मैं बात करूं तो हाई लेवल डिप्लोमेटिक विजिट्स यहाँ पर भी होती रही। उस समय सोवियत यूनियन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे एंड्रेई गुमकिव, इन्होंने भारत विजिट किया था जो बायलैटरल इश्यूज हैं उनको डिस्कस करने के लिए। अगर डिफेंस कॉपरेशन की बात करूं तो एज इट इज जो पहले से चलता आ रहा था वो मेंटेन रहा था। अब इसके बाद आता है समय हमारे दो और इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स का। पहले हैं राजीव गांधी। अब राजीव गांधी की अगर मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, लगभग 40 साल की उम्र में ये भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। अब इकोनॉमिकल डिफेंस कॉपरेशन में इन्होंने काफी काम किया, क्योंकि उस समय दो चीजें हो रही थी जहां राजीव गांधी का फोकस, अब अगर ये पे टेन्योर देखें तो यहाँ पर 1987 और 1988 का टाइम बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो दौर था जब चाइना के साथ जो रिलेशन थे वो दोबारा से रीस्टैब्लिश इंडिया ने कर लिए थे। रीजन ये था कि आफ्टर 62 वॉर कहते हैं ना कि हमारे रिलेशन एकदम से ठंडे बस्ते में चले गए थे, कोई बात नहीं हो रही थी दोनों देशों के बीच में, साइलेंस मेंटेन था। तो राजीव गांधी जी चाहते थे कि भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़े, साथ ही जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे रिलेशन अच्छे हो। दो मेजर आपको पॉइंट्स यहाँ देखने को मिलते हैं राजीव गांधी जी के साथ। पहला तो चाइना के साथ रिलेशंस को रीस्टैब्लिश करना, और दूसरा पीस अकॉर्ड जो श्रीलंका भेजा गया, जिसके आउटकम बड़े एक तरह से आप कह सकते हैं कि वर्स्ट रहे, और राजीव गांधी जी की हत्या में भी लिट्टे का ही इन्वॉल्वमेंट हमें दिखा आगे। यहाँ पर एक पॉइंट है ग्लास्नोस्ट एंड प्रेस्टोरिका। अब ग्लास्नोस्ट एंड प्रेस्टोरिका बेसिकली कुछ रिफॉर्म्स की बात थी जो रशिया में उस समय चल रहा था। ग्लास्नोस्ट का मतलब होता है बेसिकली आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी को क्रिएट करना, और प्रेस्टोरिका जो है ये रिफॉर्म्स को लाना है बड़े तौर पर। मिखाइल गोर्बाचोव की सरकार उस समय रशिया के अंदर थी, और इन चीजों को लेकर ये पॉइंट उठने लगे थे कि जो रशिया के एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं कंट्रीज के साथ अलग अलग, उनमें ज्यादा क्लियरिटी आए और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग हो पाए। अब यहाँ देखिए सोवियत यूनियन मार्क्ड मिखाइल गोर्बाचोव नेविगेट द चेंजिंग डायनामिक्स इन सोवियत यूनियन ड्यूरिंग दिस टाइम। मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स यहाँ पर हुए। हम लोगों ने MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर किया, इसी के साथ T-72 टैंक्स जो थे उनको भी खरीदा। आपको बता दूं कि रशिया के साथ जब भी हम डिफेंस रिलेशंस को पढ़ते हैं तो इंडिया की कंप्लीट तीनों आर्म्ड फोर्सेस को अगर आप देख लें तो हमारा 70% से ज्यादा शेयर जो है, चाहे वो वेपन्स की मैं बात करूं
चाहे वो फाइटर जेट्स की मैं बात करूं, नेवल एयरक्राफ्ट्स की बात करूं, तो ये सब के सब रशिया से ही आते हैं या रशिया की टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है। नेवल एक्सपेंशन में भी देखिए किलो क्लास जो सबमरीन थी इसको खरीदा गया, एडवांस मिसाइल सिस्टम्स को खरीदा गया। की विजिट्स की बात करूं तो 1985 के अंदर राजीव गांधी ने विजिट किया था सोवियत यूनियन को, फिर 1986 के अंदर मिखाइल गोर्बाचोव भारत आए और फिर 1988 के अंदर दोबारा से राजीव गांधी जी ने रशिया विजिट किया। अब आप किसी भी देश के साथ पूरी दुनिया में इंडिया के रिलेशंस पढ़ लीजिए, आपको इतनी फ्रीक्वेंट विजिट्स कहीं पर भी नहीं दिखेंगी जितनी रशिया और इंडिया के कंट्रीज हेड के बीच में होती हैं, कहीं पर भी आप इनको देखने को नहीं मिलेंगी। वीपी सिंह इनके बाद आते हैं, 1989 से लेके 1990 तक इस लगभग भारत के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। सोवियत यूनियन का डिक्लाइन हो गया था, ये जो टाइम था ना, ये समय जो था 1989 से लेके 1990 का, 1989 में बर्लिन वॉर कोलैप्स हुई थी, गिराया गया था उसको, और 1990 में आते आते रशिया की इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा गई थी। 1991 में आप कह सकते हैं कि जो रशियन फेडरेशन हुआ करता था, यूएसएसआर जो था बेसिकली सोवियत यूनियन, वो एक तरह से टूट गया था, ठीक है। और उसके बाद रशिया ने जन्म लिया, और यहाँ पर अब हमें समझ में आ गया कि भाई जो डायनामिक्स थे वो चेंज हो चुके हैं। इंडिया को जो बड़े तौर पर हेल्प मिल रही थी रशिया से पहले, अब वो आगे कंटिन्यू, यूएसएसआर से अब वो कंटिन्यू नहीं रहेगी, क्योंकि रशिया को अब एक नई आइडियोलॉजी की लीडरशिप मिलने वाली थी, अब रशिया के गोल्स अलग होने वाले थे। तो इंडिया और रशिया की जो दोस्ती होगी वो किस तरीके से चलेगी, इस पे भी क्वेश्चन उठने लगे थे। मैनेज रिलेशनशिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सोवियत यूनियन इंटरनल टर्मोली, बेसिकली इस समय भी हम लोग एक बेसिक रिलेशंस को मेंटेन कर रहे थे। कंटिन्यू डिफेंस कॉर्पोरेशन विद सोवियत यूनियन, वीपी सिंह विजिटेड रशिया ड्यूरिंग 1990, 1990 में इन्होंने रशिया को फिर विजिट किया था। अब इनके बाद आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। अब पीवी नरसिम्हा राव का टेन्योर बहुत एक खास टेन्योर माना जा सकता है, क्योंकि इन्हीं के समय में अब लुकीस पॉलिसी को भी लेके आए थे। लुकीस पॉलिसी बेसिकली फोकस करती थी कि अब आप रशिया की तरफ से या वेस्ट की तरफ से आंखें हटाओ और जो अपनी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ईस्ट साइड में जो कंट्रीज हैं, उनके ऊपर भी फोकस करो। पोस्ट सोवियत ट्रांजिशन अडेप्टेड टू द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन एंड एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद द रशियन फेडरेशन। अब सोवियत यूनियन तो टूट चुका था, तो ऑफ कोर्स हमें अब रशियन फेडरेशन के साथ अपने रिलेशंस को इंपॉर्टेंट करना था। इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस हो रहा था दोनों देशों के अंदर, बिकॉज ये वो टाइम था जब इंडिया ने भी एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस को झेला था और रशिया तो टूट ही गया था पूरा का पूरा। मिलिट्री कॉपरेशन की बात करूं तो वो कंटिन्यू रहा, पर इसमें एक लैंडमार्क जो डील थी वो थी सुखोई 30 MKI की डील। उस समय रशिया ने एक एयरक्राफ्ट को बनाया था जिसको 1996 से ही इंडिया खरीदना चाह रहा था, एंड फाइनली जो था नरसिम्हा राव जी का टाइम जब था, इस समय एक बड़ी डील हुई थी, क्योंकि इंडिया ने सबसे पहली बार नरसिम्हा राव जी के टेन्योर में कहा था कि हम सुखोई को खरीदेंगे। फिर 1996 आते आते सुखोई को खरीदने का जो प्रोसेस था वो आगे बढ़ा, हमारे पायलट्स यहाँ से गए, उसको उड़ाना सीख के आए, और साल 2000 में 20 अगस्त साल 2000 में सुखोई की पहली फ्लीट जो थी वो भारत आई। अब ये डील इंपॉर्टेंट क्यों थी, बिकॉज इंडिया के पास इससे पहले कोई भी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं था। 1992 में अगर बात करें तो बोरिस एल्स्तीन भारत आए थे। इसके बाद 1994 में नरसिम्हा राव ने रशिया की विजिट की। अब आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। दो टेन्योर जिनके हमारे सामने आते हैं, पहला आता है 96 में जहां ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही प्राइम मिनिस्टर बने थे, दूसरा आता है 1998 से लेकर 2004 का टाइम। अब हम टेक्निकली देखें तो उस टेन्योर की कोई खास अपडेट्स है नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट ये जो टेन्योर था जो कि एक कंप्लीट टेन्योर था एक प्राइम मिनिस्टर का, इसमें हमारी काफी डेवलपमेंट हुई। इंडो रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हुई साल 2000 में, जिसका रिजल्ट ये है कि आज के समय में जो आप एनुअल समिट देखते हैं इसकी नींव वहीं से रख दी गई थी। इसी के साथ साथ डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाया गया, स्पेस कॉपरेशन को बढ़ाया गया, और जो न्यूक्लियर कॉपरेशन है इसको भी आगे बढ़ाने का काम हुआ। इसमें 1998 में जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था, जो फाइनल टेस्ट थे हमारे, इन टेस्ट के लिए भी रशिया से हमें बहुत बड़े तौर पर हेल्प मिली थी। इसके साथ साथ डिफेंस एग्रीमेंट होते हैं बड़े तौर पर, इकोनॉमिकल टाइज में, जहां पर इंडिया जो है ट्रेड और इकोनॉमी को रशिया के साथ प्रमोट करता है। अब देखिए, जब भी ट्रेड, इकोनॉमी, कॉमर्स की बात होती है तो आपने बहुत कम ही देखा होगा कि रशिया के साथ बहुत बड़े लेवल पे कोई ट्रेड की बातचीत दिखती है। रीजन ये है कि अगर आप रशिया को समझे, उसकी ज्योग्राफी को समझे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत छोटी पॉपुलेशन है, नेचुरल गैसेस रशिया के पास बहुत ज्यादा है,
और सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया दुनिया की डिफेंस मार्केट जो है, आर्म्स ट्रेडिंग जो है, उसमें बहुत बड़ा एक एक तरह से हिस्सेदार है। तो ऐसे में रशिया की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली इन सब चीजों के ऊपर टिकी हुई है। तो ऐसे में बाकी चीजों का स्कोप बहुत कम हो जाता है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन हुआ, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। T-90 टैंक्स को खरीदा गया, एडिशनल सुखोई 30 MKI और फ्रिगेट्स को खरीदा गया, और साथ ही एक लैंडमार्क डेवलपमेंट जो थी वो थी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। इंडिया और रशिया ने कंबाइंडली एक मिसाइल को डेवलप किया जिसको आप ब्रह्मोस के नाम से जानते हैं, जो आज दुनिया में सबसे लीथल मिसाइल्स में से एक मानी जाती है। साल 2000 में व्लादिमीर पुतिन भारत आए, उसके बाद साल 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने विजिट किया रशिया को, और उसके बाद साल 2003 के अंदर जो राष्ट्रपति पुतिन है वो दोबारा से भारत आए। अब देखिए ये वो समय था, क्योंकि इस दौर को समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब व्लादिमीर पुतिन रशिया में एज अ प्रेसिडेंट गद्दी पर बैठे, तो शुरुआती तौर पर यह लगा था कि पुतिन का जो झुकाव है वो भारत की तरफ उस तरीके से नहीं है जो पुराने समय में लीडर्स का रहा था। और पुतिन की जो पॉलिसीज थी वो काफी मिक्स्ड पॉलिसीज थी, जिस तरह से आप आज के समय में चाइना की पॉलिसीज देखते हैं, जहां पर वो ये भी चाहते थे कि भाई जो रशिया है उसके और इंडिया के रिलेशन एज इट इज बने रहे, पर दूसरी तरफ वो इंडिया को शायद वो इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते थे जो पहले दी गई थी। और यही वो दौर था जब लगने लगा था कि भाई इंडिया और रशिया के रिलेशन चरमरा जाएंगे, क्योंकि 1998 में जब हमने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था तो उसके ऊपर जो सैंक्शन अमेरिका के द्वारा लगाए गए थे वो साल 2000 में ही रिवोक कर लिए गए थे, और उसके बाद इंडिया और अमेरिका न्यूक्लियर डील जो थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। पर ये वो टाइम भी था, इस टाइम में आने वाले समय में 9/11 अटैक हुआ, और उसके बाद अमेरिका जो था वो अफगानिस्तान पहुंचा, और इंडिया ने भी काफी हद तक अमेरिका की, चाहे वो आप ये कह सकते हैं अमेरिका के फेवर में रह के, पर मदद करनी शुरू करी। रिजल्ट ये हुआ कि धीरे धीरे रशिया और इंडिया के रिलेशंस में ग्लिच हमें देखने को मिलने लगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने इस चीज को धीरे धीरे टेक कर लिया। अब अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आते हैं मनमोहन सिंह जी। यूं तो मनमोहन सिंह जी का कई बार मीडिया द्वारा, आप कह सकते हैं कि अलग अलग वे में हम लोग मजाक उड़ा देते हैं कि भाई मनमोहन सिंह जी बड़े शांत प्रधानमंत्री थे, इनके समय में कोई मेजर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। पर अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे भी हमारी फॉरेन पॉलिसी ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट को शो किया। अगर मैं स्पेसिफिकली रशिया के साथ इन रिलेशंस को की बात करूं तो इन रिलेशंस में भी बड़े डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। ये वही टाइम था जब इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसीज थी उसको लेके रशिया बहुत कंसर्न में था, बिकॉज उसको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी तरह से अमेरिका जो है इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको धीरे धीरे कैप्चर कर ले और रशिया का जो रोल है वो खत्म हो जाए। बट एज अ रिजल्ट ये हुआ कि इस समय में, इस दौर के अंदर बहुत सारी लैंडमार्क डेवलपमेंट हमें देखने को मिली। सबसे पहले देखिए, न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन की बात करें तो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो था उस समय ये साइन हुआ, जो कि बेसिकली फ्यूल सप्लाई को लेकर था। अब आपने एनएसजी का नाम तो सुना होगा, ये है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जिसकी हिस्सेदारी या जिसकी मेंबरशिप के लिए इंडिया ने एक बहुत लंबे एफर्ट लगाए हैं। बट क्योंकि इंडिया सीटीबीटी और एनपीटी को साइन करके नहीं आया है, दो मेजर ट्रीटी जो आर्म्स रिडक्शन की ट्रीटीज हैं इंडिया ने उसको साइन नहीं किया है, इसलिए इंडिया अब तक इसका हिस्सा नहीं बना है। और ऐसे में इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल देने से दुनिया भर के देश कतरा रहे थे, पर रशिया यहाँ पर भी हमारे सामने आया। एग्रीमेंट को एक साइन किया गया जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स की डेवलपमेंट और फ्यूल सप्लाई के लिए साइन हुआ। बट इसका पर्पस क्या था? सिर्फ और सिर्फ सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन था बेसिकली, कि जो आप इस न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सेक्टर के लिए करेंगे। बायलैटरल ट्रेड की अगर बात करूं तो इस समय में बायलैटरल ट्रेड पे काफी फोकस किया गया और टारगेट्स को सेट करने का काम किया गया। इसी दौर में एक और लैंडमार्क डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है, जो है एडमिरल गोशकॉफ। एडमिरल गोशकॉफ रशिया का एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसको एक्चुअली एक पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसको रिफेब्रिश करके इंडिया को बेचा गया, और आज आप इसको विक्रमादित्य के नाम से, आईएनएस विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर मल्टी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के एग्रीमेंट भी साइन हुए, जिसमें कंबाइंडली मल्टी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाने की बात हुई। साथ ही S-400 मिसाइल सिस्टम, जिसको ट्रंप के नाम से हम लोग जानते हैं, इसकी डील भी इसी दौर में कर ली गई थी कि भाई इंडिया रशिया से सिस्टम खरीदेगा। ऑल्दो आगे चल के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टाइम पर यह डील जो है फाइनलाइज्ड हुई और ये सिस्टम भारत आया। अब की विजिट्स की अगर बात करें तो 2005 में मनमोहन सिंह जी ने रशिया को विजिट किया था, 2007 में व्लादिमीर पुतिन भारत आए, 2009 में मनमोहन सिंह जी ने दोबारा यहाँ पर विजिट किया स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक टाइप्स को मजबूत करने के लिए। 2010 की बात करूं
तो उस समय दिमित्री मेदवेदेव जो थे ये भारत आए। फिर 2011 के अंदर मनमोहन सिंह ने दोबारा यहाँ पर विजिट किया रशिया के अंदर। इसके बाद 2012 में व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत आए। फिर फाइनली 2013 के अंदर मनमोहन सिंह ने एनुअल समिट के लिए रशिया विजिट किया। अब आप अगर ये पूरा का पूरा समय देखें तो आप देखिए 10 साल के अंदर कितनी मेजर विजिट, 7 मेजर विजिट जो थी कंट्रीज के बीच में एक तरह से शेयर हुई। और इसलिए मैंने कहा था कि जब भी आप पर्टिकुलरली रशिया के साथ रिलेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई इस रिलेशन में ये रिश्ता कुछ तो कहलाता है, ठीक है, ये बाकी देशों के साथ जो हमारे रिलेशन ऐसे नहीं है। और अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। 2014 में सत्ता पे आए और जब ये सत्ता पे आके बैठे तो इनकी जो अप्रोच थी वो लोगों को काफी मिलती जुलती लगी व्लादिमीर पुतिन जैसी। बहुत सख्त नेता, फॉरेन पॉलिसी को लेके बहुत ज्यादा सख्त हमें नजर आए। स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत और रशिया के बीच में हुई। डिफेंस कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो जो एग्जिस्टिंग टाइप्स थे उनको आगे बढ़ाया गया, स्पेशली ब्रह्मोस मिसाइल के डेवलपमेंट में काफी काम किया गया। एनर्जी कॉर्पोरेशन जो कि स्पेशली जुड़ा हुआ है ऑयल एंड गैस सेक्टर से, इसमें इंडिया ने काफी बड़े तौर पर रशिया को सपोर्ट किया, ये कहते हुए कि अब जो इंडियन कंपनीज हैं वो काम करेंगी आपके साथ मिलके। रिसेंट टाइम में अगर हम देखें तो यूक्रेन की वॉर के बाद रशिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस में जा सकता था, पर इंडिया जैसे देशों की हेल्प से वो नहीं हो पाया क्योंकि हमने बहुत बड़े तौर पर रशिया से ऑयल को खरीदा। इकोनॉमिक अगर और ट्रेड रिलेशंस की हम बात करें तो बायलैटरल रिलेशंस जो है उनके जो टारगेट्स हमने रखे थे इंडिया और रशिया के रिलेशंस में, ये टारगेट कब के अचीव हो चुकी है। ब्रिक्स एंड एससीओ जैसे समिट्स में दोनों की भागीदारी हमें देखने को मिलती है, हाई लेवल एंगेजमेंट मिलती है, फ्रीक्वेंट विजिट्स जहां पे भी समिट्स में होती है। आप देखेंगे कि किसी भी समिट में अगर मोदी या पुतिन गए हैं साथ में तो दोनों जरूर से एक बार मिलेंगे। मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशंस में भी हम लोग लगातार जुड़े रहते हैं, स्पेशली ग्लोबल इश्यूज और क्लाइमेट चेंज में दोनों ही देश साथ में रहते हैं। ट्रम्प S-400 सिस्टम जो है भारत इससे प्रोक्योर कर चुका है। टोटल 5 सिस्टम ये आने थे, भारत 2 आ चुके हैं, 3 अभी डिलीवर होने बाकी हैं। कामकोव KA-226 अटैक हेलीकॉप्टर इसका एक वर्जन है और एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर का वर्जन है जो इंडिया ने अभी रिसेंटली खरीदा है। इसी के साथ AK-203 राइफल जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के अमेठी में लगाया गया है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर इसका अभी प्रोडक्शन बड़े तौर पर हो रखा है। इसके बाद अगर बात करें तो अलग अलग डील्स हुई हैं, जिसमें रिसेंटली कुछ डील्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिया बहुत जल्दी रशिया के साथ मिलकर हो सकता है कि एक नए फाइटर जेट की डील में इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें S-47 एयरक्राफ्ट को शायद इंडिया खरीद सकता है। इसी के साथ साथ एक बड़ी लैंडमार्क डेवलपमेंट हमें इस चीज में देखने को मिल रही है कि इंडियन नेवी के साथ भी हो सकता है कि कुछ बड़े टाइप्स हमें देखने को मिल जाए। और साथ ही रिसेंटली हमने सुखोई 30 MKI के 12 एयरक्राफ्ट को और ऑर्डर किया है रशिया से। एनुअल समिट्स की बात करें तो ये रेगुलर एंगेजमेंट चलती रहती है, जिसमें हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 8 और 9 जुलाई को रशिया के अंदर ही थे। ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसके एक्सपेंशन की भी बात हो रही है, जिसमें इंडिया अब ब्रह्मोस मिसाइल को बाकी देशों को बेचना चाहता है और इस चीज पे जितने भी एग्रीमेंट थे वो ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुके हैं। तो बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा कि इंडिया ने किसी कंट्री को ब्रह्मोस मिसाइल बेची। अब की विजिट्स की अगर हम बात करें तो 2014 में मोदी ने विजिट किया था रशिया को फॉर द ब्रिक्स समिट। 2015 में मोदी ने विजिट किया था रशिया को डिफेंस एग्रीमेंट एंड इकोनॉमिकल एग्रीमेंट्स के लिए। फिर 2016 में व्लादिमीर पुतिन भारत आए, मोदी जी ने फिर 2017 के अंदर विजिट किया रशिया, 18 में फिर विजिट किया, 19 में विजिट किया और फिर 20 में वर्चुअल समिट हुआ था। इसके बाद 21 के अंदर व्लादिमीर पुतिन भारत आते हैं। अब ये देखिए, अगर ये समय आपको याद है ना जब व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, तो ये भी वो दौर चल रहा था जब काफी टेंशन की बातें उठने लगी थी, क्योंकि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत आए थे इससे पहले तो प्रधानमंत्री खुद उनको रिसीव करने पहुंच गए थे। बट जब पुतिन आए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रधानमंत्री नहीं गए, विच इज अ प्रोटोकॉल बेसिकली। तब मीडिया कहने लगा था कि इंडिया की और रशिया के रिलेशन पहले जैसे नहीं रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमने अभी रिसेंट टाइम में भी शो कर दिया है। 2022 में मोदी जी एंड पुतिन की जो थी मीटिंग हुई साइडलाइंस कई सारे इश्यूज को लेके। 2023 के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग और इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद 2024 में अगर रिसेंट में बात करूं 8 और 9 जुलाई 2024, तो प्रधानमंत्री मोदी जी रशिया होके आए हैं, जहां पर कई सारे एग्रीमेंट्स पे सहमति बनी है। साथ ही जैसा मैंने कहा कि आने वाले समय में हमें कई सारे डिफेंस एग्रीमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टूडेंट, ये थे ओवरऑल वो सारे रिलेशंस जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने अलग अलग टेन्योर्स में रशिया के साथ निभाए हैं। हम इसी तरह के टॉपिक्स पे आने वाले समय में वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए।
वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी पढ़ाई में भी हेल्प हो। थैंक यू सो मच।